पुलवामा हमले के बाद जम्मू और कश्मीर एक बार फिर चर्चा में आ गया है और देश की सियासत गर्मा गई है। इससे जुड़ी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने अनुच्छेद 370 को लेकर एक नया बहस छेड़ दिया है। साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी तीखा बयान दिया है 370 को हटाने को लेकर। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धारा 370 को हटाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा आजादी दी गई है। धारा 370 सिर्फ एक टेम्परेरी प्रोविजन था, लेकिन 70 साल बाद भी आज धारा 370 ज्यों का त्यों है। धारा 370 के अंतर्गत भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं है। जम्मू कश्मीर का खुद का बनाया एक संविधान मान्य है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कई कानून भी जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही लागू होते हैं। विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस सरकार से कश्मीर समस्या के बारे में सवाल पूछती है। तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में कि आखिर ये समस्या, ये बला धारा 370 है क्या और है किसकी देन। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन कश्मीर समस्या का हल नहीं हुआ था। आखिरी कमांडर इन चीफ ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया फील्ड मार्शल ऑचिन लेक दोनों देशों की आर्मी के सुप्रीम कमांडर बने, ताकि दोनों देशों में आर्मी का विभाजन हो सके। तो जाहिर है ऑचिन लेक को दोनों ही आर्मी की हर हरकतों के बारे में पता था। जब ऑचिन लेक को एक मैसेज पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से मिला कि कुछ हमलावर पाकिस्तान की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं और इसकी सूचना ऑचिन लेक ने भारत सरकार को दे दी, तो साफ है कि सितंबर 1947 में नेहरू को पाकिस्तान के षड्यंत्र के बारे में अंदेशा हो गया होगा। लेकिन ये जानकारी नेहरू ने पटेल के साथ साझा नहीं की। तभी पाकिस्तानी आर्मी पठानों की आड़ में कश्मीर पर हमला कर देती है। 2 दिनों के अंदर हमलावर ज्यादातर शहर जैसे गढ़ी, डोमल, मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला कब्जे में कर लेते हैं। इसी समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने दुश्मनों को 2 दिनों तक उलझा के रखा और आखिरी में उरी ब्रिज को नष्ट करके पठानों की आर्मी को वहीं रोक दिया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए और शायद उन्हीं की बदौलत आज कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि जब नेहरू को पहले से ही पाकिस्तान के प्लानिंग के बारे में पता था, तो आखिर नेहरू ने पहले से ही मजबूत कदम क्यों नहीं उठाए? आखिर क्यों नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के कहने से सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से आज भी 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है? उसके बाद 1 जनवरी 1948 को नेहरू कश्मीर समस्या को यूनाइटेड नेशंस में ले जाते हैं। वह यूएन में जाते हैं एक विवादित राज्य के मसले को सुलझाने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि क्या कश्मीर वाकई विवादित था? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि 26 अक्टूबर 1947 को ही महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्सेशन, जिसे भारत के विलय होने के पहले साइन करना था, साइन कर चुके थे। तो कश्मीर मसले को आखिर यूएन क्यों ले जाया गया? वो भी ये कह के कि एक विवादित राज्य है। कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियां और यहां तक कि पाकिस्तान भी यही तर्क देता है कि कश्मीर एक विवादित राज्य है। इतना ही नहीं, गलती करने के बाद भी नेहरू जी ने कभी अपनी गलती सुधारने की कोशिश नहीं की। उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिससे अमेरिका भारत के विरोध में हो गया। गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी में भारत, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में से किसी भी गुट का सदस्य नहीं था। अब जिसका प्रभुत्व पूरे यूएन के साथ पूरे विश्व में था, वह भारत से खफा था। तो जाहिर है कश्मीर समस्या एक समस्या ही बन के रह गई। वहीं दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान की हर तरह से मदद कर रहा था। तीसरा, बात करते हैं धारा 370 की। सबसे पहले एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू ने गोपालास्वामी अयंगर को कश्मीर का पोर्टफोलियो दे दिया। जहां तक बात थी कश्मीर की, तो सरदार पटेल को दरकिनार कर दिया गया। सरदार पटेल शुरू से ही धारा 370, जिसका निर्माण नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था, उसके विरोध में थे। उन्होंने अपना विरोध और गुस्सा कुछ इन शब्दों में दर्ज कराया। उन्होंने कहा था, ना ही शेख अब्दुल्ला और ना ही गोपालास्वामी, दोनों में से कोई परमानेंट नहीं है। हमारा भविष्य निर्भर करता है कि भारत सरकार की शक्ति और साहस पर। अगर हमें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है तो हम एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते। अब गौर करने की बात यह है कि क्या वाकई नेहरू धारा 370 के खिलाफ थे? थोड़ा रिसर्च करने पर हमें पता चला कि वे धारा 370 के खिलाफ नहीं थे। नेहरू 16 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके पास बहुमत भी था, असीम शक्तियां भी थीं, लेकिन फिर भी वो धारा 370 को हटा नहीं सके। अगर
सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो धारा 370 भारत के संविधान का कभी हिस्सा नहीं बनता। चौथी समस्या कश्मीर की। 1957 में जब शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का विभाजन हुआ और मीर कासिम ने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, इस पार्टी का एजेंडा ही था धारा 370 को हटाना। लेकिन नेहरू के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उन्होंने मीर कासिम को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि नेहरू के हिसाब से चीन उस समय एक ज्यादा बड़ी समस्या थी। धारा 370 को हटाने का ये स्वर्णिम मौका था। क्या आज हम ऐसे किसी मौके के बारे में सोच सकते हैं? कभी नहीं। कोई कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव रखेगी, इस बारे में सोचना ही बेकार है। इसके अलावा भी ये सब जानते हैं कि नेहरू चीन समस्या के लिए कुछ नहीं किए और हम नेहरू की अगुवाई में 1962 में चीन के हाथों बुरी तरह हारे भी थे। पांचवा और सबसे अहम समस्या जो कश्मीर को प्रभावित करती है, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 8 अप्रैल 1964 को जेल से रिहा कर दिया। अब्दुल्ला को जेल भेजने के लिए पटेल ने ही दबाव बनाया था। अब्दुल्ला को भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए जेल भेजा गया था। अब्दुल्ला भारत के प्रति वफादारी की बात करते हुए देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हुआ करते थे और एक समय पर उन्होंने टू नेशंस थियरी का मतलब भारत से आज़ादी की बात भी की थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर नेहरू ने अब्दुल्ला को रिहा क्यों किया? अब्दुल्ला की रिहाई के बाद जो कुछ भी हुआ वो होना बहुत ही स्वाभाविक था। रिहाई के बाद पड़ोसियों की मदद लेने के लिए अब्दुल्ला ने देश विरोधी गतिविधियां कश्मीर घाटी में शुरू कर दी। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान से मिले। इसके साथ 1965 में अब्दुल्ला चीन गए, वहां के प्रधानमंत्री चू एन लाई से भी मिले। लेकिन इन सब के बीच सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जब 1950 में सरदार पटेल को हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई, क्योंकि अगर सरदार पटेल होते तो धारा 370 भी ना होती और आज जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हम देखते हैं वो भी शायद नहीं होती। अब नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद ये कह दिया है कि इसे अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं की जाएगी। काश ये सोच नेहरू की भी रही होती और नेहरू ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की शहादत का बदला लेने का भाव रखते तो कश्मीर समस्या इतना भयानक रूप नहीं लेती। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।